नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं रुद्र आईएएस चैनल और मैं हूं सीएम मिश्रा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मध्य प्रदेश की इकोनॉमी यानी मध्य प्रदेश प्रीलिम्स का पेपर 6 है। एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। उसके कुछ टॉपिक्स को हम आज यहाँ टच करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखोगे, तभी आपको फायदा होगा। जो पोर्शन आज हम टच करने वाले हैं उसमें मध्य प्रदेश की जो प्रीलिम्स एग्जाम है, पीएससी परीक्षा है, उसमें कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जितना मैं बताऊंगा वो सब पूछ लिया जाएगा, लेकिन अगर आज की क्लास में से एक भी क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आपका वीडियो देखने का जो मकसद है वो मकसद पूरा हो जाएगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स, किन किन बातों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहला जो प्रश्न हमारा बनता है एग्जाम में, मध्य प्रदेश प्री एग्जाम में बनता है कि मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, इकोनॉमी, इस मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या है, ग्रोथ रेट क्या है। तो बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़े आपको दूंगा, बस आप इंतजार कीजिए। तो ग्रोथ रेट क्या है जीडीपी की, साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जीडीपी क्या होती है। वैसे जब हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करते हैं तो इसको जीडीपी नहीं बल्कि एसजीडीपी कहते हैं, यानी स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। अब जब जीडीपी आपको समझ में आ गया कि मध्य प्रदेश की इकोनॉमी का जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है और इसका हमारी इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंस है, तो फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन उठता है, इसके बाद अगला प्रश्न उठता है कि जो हमारा जीडीपी है, स्टेट का जीडीपी है, जो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है, उस सकल घरेलू उत्पाद में जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स कितने होते हैं, जैसे प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, टर्सरी सेक्टर हो गया, ये तीन क्षेत्र होते हैं, यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र होते हैं। इनका क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी टोटल जीडीपी में, यानी प्राथमिक ग्रो किया। तो इस तरह के टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। अगर सब कुछ टाइमली कंप्लीट हो गया तो फिर हम अगला टॉपिक भी उठाएंगे, जिसे मध्य प्रदेश का हम फिस्कल स्टेटस कहेंगे, राजकोषीय स्थिति कहेंगे, और हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश के राजकोष की स्थिति क्या है। हालांकि वो काफ़ी लंबा कंटेंट हो जाएगा, क्योंकि खाली डेटा से कोई मतलब बनने वाला नहीं है जब तक कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में ना आए। कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को टच कर सकें। अब आते हैं हम असली मुद्दे पर कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, ये हमारा पहला टॉपिक है। और इस टॉपिक के अंदर हम आज डिस्कस करेंगे कि मध्य प्रदेश की जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी मध्य प्रदेश की राज्य सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें उसकी ग्रोथ रेट क्या है और उसको हम कंपेयर करेंगे इंडिया की ग्रोथ रेट से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे पहले कि हम इस पर चर्चा करें, हम ये जानने का प्रयास करते हैं, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जीडीपी क्या चीज होती है, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है।
ओके, तो जीडीपी यानी जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में कहा जाता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, इसमें सबसे पहला शब्द आप पकड़ोगे घरेलू। तो घरेलू का मतलब होता है एक पर्टिकुलर बाउंड्री के भीतर। अगर हम बाउंड्री की बात इंडिया के संदर्भ में करेंगे, अपने देश के संदर्भ, भारत के संदर्भ में करेंगे, तो हमारी बाउंड्री हो जाएगी इकोनॉमिक बाउंड्री। हमारे देश की जो इकोनॉमिक बाउंड्री है, इकोनॉमिक बाउंड्री वो बाउंड्री कहलाती है जिसमें कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी बाउंड्रीज दो तरह की होती हैं, एक इकोनॉमिक बाउंड्री होती है और एक पॉलिटिकल बाउंड्री होती है। तो जो आप इंडिया का मैप देखते हो, भारत का जो नक्शा देखते हो, भारत का नक्शा जो आपके ब्रेन में छपा हुआ है, उसकी जो एक इमेज बनी हुई है, वो पॉलिटिकल बाउंड्री की है। और पॉलिटिकल बाउंड्री के बाहर भी जो हमारा मैरीटाइम बाउंड्री है यानी समुद्री सीमा है, समुद्री सीमा के भीतर भी भारत की बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां होती हैं। जैसे आप जानते हो कि हमारे जो अरब सागर है, अरब सागर में मुंबई से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर एक बॉम्बे हाई एक जगह है, वहां से पेट्रो प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर किया जाता है, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट वहां से निकाले जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारी फिशरी की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, वो भी समुद्र में होती है। तो जो हमारी मैरीटाइम बाउंड्री है वो और पॉलिटिकल बाउंड्री, ये दोनों मिलाकर के बनते हैं हमारी इकोनॉमिक बाउंड्री, यानी हमारी आर्थिक सीमा। तो सबसे पहले घरेलू का मतलब हो जाता है किसी भी देश की या किसी भी राज्य की, राज्य के संदर्भ में राज्य हो जाएगा और देश के संदर्भ में देश हो जाएगा, इसकी आर्थिक सीमा। इसके बाद एक शब्द इसमें हम और अपनी तरफ से जोड़ेंगे, एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में यानी एक फाइनेंशियल ईयर में, इसे हम FY भी कहते हैं यानी फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। ये 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का जो ईयर होता है इसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। और 1 जनवरी से लेकर के और 31 दिसंबर तक का जो ईयर होता है उसे हम कैलेंडर ईयर कहते हैं। ओके, तो यह हम कैलेंडर ईयर की बात कभी नहीं करेंगे इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में हम फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे हमेशा। जब भी हम ईयर की बात करें तो ईयर का मतलब हो जाता है FY, फाइनेंशियल ईयर का मतलब हो जाता है कि ये साल 1 अप्रैल से शुरू होता है, इसका पहला दिन 1 अप्रैल है और इसका अंतिम दिन 31 मार्च होता है। ओके, तो 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च के बीच में, तो ये समय सीमा हो गई। तो दो सीमा हो गई, एक आर्थिक सीमा हो गई यानी एक इकोनॉमिक बाउंड्री हो गई, और एक टाइमलाइन हो गया, एक फिक्स टाइमलाइन हो गया। क्या? एक फिक्स टाइमलाइन, एक वित्तीय वर्ष, एक फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो किसी वित्त वर्ष में, किसी भी वित्त वर्ष में किसी देश की आर्थिक सीमा के भीतर किसी वित्तीय वर्ष में, यहां मैं लिख देता हूं, किसी वित्त वर्ष में एक देश की आर्थिक सीमा के भीतर वस्तुओं और सेवाओं, वस्तुओं और सेवाओं के समग्र मतलब कुल उत्पादन के
मौद्रिक मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ये हुई डिफिनेशन। क्या डिफिनेशन हुई कि द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ total production of goods and services in a financial year within the economic boundary of a country is called GDP or gross domestic product. Is it okay? तो ये तो हुई जीडीपी की बात। अब इसमें एक चीज ये भी आती है कि जब हम मौद्रिक मूल्य की बात करते हैं तो एक प्रश्न उठता है कि मूल्य कैसे निर्धारित किया जाए। और ये बात भी आप हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी वस्तु है या कोई भी सेवा है, जब हम उसका मूल्य निकालते हैं तो मूल्य के साथ एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि मूल्य में तो इन्फ्लेशन भी जुड़ा रहता है, महंगाई भी जुड़ी रहती है। यानी जब आप कोई वस्तु खरीदने जाते हो तो वो वस्तु महंगी होती है, वो वस्तु सस्ती होती है। ओके, तो महंगाई का भी एक कॉन्सेप्ट इससे जुड़ा हुआ है। तो इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशन यानी CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो ये सारा कैलकुलेशन करता है, जो जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम, ग्रोथ रेट, ये सब कुछ निकाल करके और पब्लिश करता है अपनी इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में, वो CSO के द्वारा दो तरह के मूल्य डिसाइड किए जाते हैं। एक होता है आधार वर्ष का मूल्य, आधार वर्ष का मूल्य। और यहां आपको ये ध्यान रखना होगा कि अभी जो हमारा आधार वर्ष है, यानी जो इकोनॉमी का CSO का जो आधार वर्ष है वो है 2011-12, यानी जो 2011-12 का फाइनेंशियल ईयर है इसे आधार वर्ष या बेस ईयर माना गया है। तो इस समय वस्तुओं और सेवाओं के जो मूल्य थे 2011-12 में, मार्केट में 2011-12 में किसी भी वस्तु का जो मूल्य था, उसी मूल्य पर आज की वस्तु और सेवा का मूल्यांकन करके और सकल घरेलू उत्पाद निकाला जाए, यानी जीडीपी निकाला जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जीडीपी ऑन बेस ईयर, यानी आधार वर्ष के मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। ओके, और दूसरा होता है चालू, अभी जो वर्ष चल रहा है, आज जो एक्चुअल रेट है। तो दो रेट पर, दो तरह की दरों पर, दो तरह के मूल्यों पर तो जो अमाउंट आता है, टोटल अमाउंट, वो चालू वर्ष की तुलना में बहुत कम होता है। ये कुछ बेसिक बातें हैं। इसी के साथ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं और आपको समझाना चाहता हूं कि जीडीपी तो आपने समझ लिया, लेकिन आजकल CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन आजकल क्या करने लगा है कि सकल घरेलू उत्पाद की जगह, जीडीपी की जगह, वो एक नए कॉन्सेप्ट पर इकोनॉमी का वैल्यूएशन करता है और उसे हम कहते हैं GVA।
तो थोड़ा सा हम जीवीए को भी जान लेते हैं, जीवीए को भी समझ लेते हैं। जीवीए, जीवीए इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ओके, तो ये क्या है और किस तरह से जीडीपी से अलग है, जीडीपी के साथ कंपेयर करके ही हम इसको देखेंगे। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहता हूं कि मान लीजिए जीडीपी में, इधर मैं जीडीपी लिख देता हूं, मान लीजिए जीडीपी में, और इधर कर देता हूं मैं जीवीए। तो जब सीएसओ ने जीडीपी निकालने के लिए डेटा कलेक्ट किया, तो सीएसओ ने एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि सीएसओ ने कहा कि पूरे भारत में लोग चाय पीते हैं। तो साहब सभी दुकानों पर जाकर के सीएसओ ने, जितनी चाय की दुकानें थी सभी दुकानों पर जाकर के सीएसओ ने ये पता लगाया कि भैया साल भर में आपने कितने की चाय बेची। मान लीजिए हम ये कहते हैं कि 2023 और 24 में 100 करोड़ रुपए की चाय बिकी, 100 करोड़ की चाय बिकी। ओके, 100 करोड़ की क्या चाय बिकी। और 2023, 22, 2022, 23 में मान लीजिए ये चाय जो है वो 95 करोड़ की बिकी थी, 95 करोड़ की बिकी थी चाय। ओके, तो हम इसके जरिए ग्रोथ रेट निकाल लेंगे, और ग्रोथ रेट निकालने का फॉर्मूला, परसेंटेज ग्रोथ रेट निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है कि 100 करोड़ रुपए माइनस 95 करोड़ रुपए अपॉन 95 करोड़ रुपीस इंटू 100। इस फॉर्मूले के जरिए हमने परसेंटेज ग्रोथ रेट निकाल लिया, और आ गया कि भाई चाय के सेक्टर में जीडीपी का ग्रोथ रेट ये रहा। अब बात करते हैं जीवीए का। जीवीए में क्या हुआ कि जीवीए में चाय का ग्रोथ रेट नहीं निकाला जाता है। जीवीए में इस चाय को कई छोटे छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ दिया जाता है। जैसे चाय बनाने में चाय की पत्ती लगी है, चाय की पत्ती लगी है। ओके, चाय बनाने में शक्कर लगा है, चाय बनाने में दूध का इस्तेमाल किया गया, चाय बनाने में अगर अच्छी चाय बन रही है तो अदरक भी लगा, और चाय बनाने में जो चूल्हा जलाते हैं उसके लिए गैस भी यूज की गई, और पानी तो लगा ही, पानी का कोई वैल्यू नहीं। चलो ठीक। अब देखो दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि जब जीडीपी का कैलकुलेशन हो रहा था तो ये चाय का तो उसने निकाल लिया कि भाई चाय का प्रोडक्शन 100 करोड़ का हुआ। फिर ऐसा नहीं है कि उसने चाय के जो बागान है जहां से चाय पैदा किया जाता है, सीएसओ वहां नहीं गया, वहां भी गया सीएसओ, और वहां जाकर के उसने पता लगाया तो पता चला कि जो टाटा टी है जो चाय बेचने का काम करती है, उसने 50 करोड़ रुपीस का चाय का प्रोडक्शन किया। तो अब सीएसओ क्या कह रहा है कि प्रोडक्शन चाय का अलग और चाय की पत्ती का अलग। ऐसे ही शुगर का, मान लीजिए 25 करोड़ रुपए का शुगर का प्रोडक्शन कोई कंपनी बता रही है, तो 25 करोड़ रुपए का शक्कर। अब देखो सीएसओ चाय का अलग प्रोडक्ट जोड़ रही है, फिर चाय की पत्ती को अलग जोड़ रही है, फिर शक्कर का प्रोडक्शन अलग जोड़ रही है, तो पता चल रहा है हमारी इकोनॉमी ऐसे ह्यूज होती जा रही है। जबकि हकीकत यह है कि इस चाय में, ये जो चाय बनकर तैयार हो रही है, इसमें यही चाय की पत्ती, यही शक्कर, यही दूध शामिल है। तो इस तरह से सीएसओ क्या कर रहा था जीडीपी में कि एक बार तो पूरा ओवरऑल प्रोडक्ट ले लिया, और एक बार उस प्रोडक्ट में जो जो सामान यूज किए गए उनका भी प्रोडक्शन अलग से देख लिया। तो पता चला हम बहुत खुश हो रहे हैं कि हमारा जो जीडीपी है वो इतना लार्ज है, इतना बड़ा है। जीपीए ने अब क्या किया कि हम फाइनल प्रोडक्ट का जो जीडीपी नहीं निकालेंगे,
फाइनल प्रोडक्ट में क्या क्या कंपोनेंट्स यूज किए गए हैं उनकी ग्रोथ हम निकालेंगे। तो ये जो वैल्यू एडिशन हुआ किसी भी लेवल पर प्रोडक्शन के, कितना वैल्यू एड हुआ, कितना परसेंट उस वैल्यू में ग्रोथ आई, इसी को हम कहते हैं जीवीए। तो दो कॉन्सेप्ट हो गए, जीडीपी और जीवीए। अब आगे हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी में जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या रही। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए, कि 2023-24 में हमारी मध्य प्रदेश की इकोनॉमी 6% एस्टिमेटेड है। एस्टिमेटेड का मतलब क्या है कि अनुमानित है। अनुमानित कहोगे आप भाई कि 2023-24 तो निकल गया, 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो तो बीत चुका, अब इसको अनुमानित क्यों कह रहे हैं? तो इसको अनुमानित इसलिए कहना पड़ता है कि हमारे पास जो डेटा था जब ये कैलकुलेशन हो रहा था, तो जो डेटा था वो डेटा था अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक का, क्योंकि ये डेटा पब्लिश हुआ फरवरी में, तो हमारे पास जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का डेटा नहीं था। तो अप्रैल से दिसंबर तक का हमारे पास इसमें एक्चुअल ग्रोथ है, और बाकी का तीन महीने का ग्रोथ रेट हमने उस हिसाब से प्रोजेक्ट किया। उस हिसाब से हमने एक अनुमान लगाया कि अगर 9 महीने में हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट ये रही तो आगे 3 महीने भी ये रहने वाली है। ओके, और इस तरह से एस्टिमेटेड ग्रोथ आई कितनी, 6%। तो ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसका जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है। तो मध्य प्रदेश की इकोनॉमी का जीडीपी ग्रोथ रेट 2023-24 में 6% का रहा। इसी वित्तीय वर्ष में अगर हम भारत का देखें तो भारत का 8.2% है। इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 8.2% रहा 2023-24 में। अब इस आधार पर हम देखते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अभी 2024-25 यानी 2024-2025 का जो वित्त वर्ष चल रहा है, इसमें क्या टारगेट सेट किया गया है। तो मध्य प्रदेश की जो वित्त मंत्रालय है उसने चालू वित्त वर्ष का ग्रोथ रेट का टारगेट रखा है 8% का। एग्जाम की आने वाले परीक्षा की दृष्टि से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जीडीपी की ग्रोथ रेट, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट जो है 2024-25 के लिए 8% है, जबकि हमारे जो देश की जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 2024-25 के लिए 7% तय की गई है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जीडीपी ग्रोथ रेट जो देश की जीडीपी ग्रोथ रेट है उससे 1% बढ़ा के फिक्स की गई है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि स्टेट का पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति आय। ओके, तो प्रति व्यक्ति आय अगर हम बेस ईयर को देखें जो कि 2011-12 है, तो 2011-12 में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय यानी एक एवरेज प्रति व्यक्ति की इनकम कितनी थी मध्य प्रदेश में, वो थी 38,497 रुपीज, यानी 38,497 रुपए एक व्यक्ति की औसत आय थी साल भर में। मतलब साल भर में औसतन एक व्यक्ति 38,000 रुपए कमाता था, 38,497 रुपए। ओके, जो कि 2023-24 में बढ़कर के हो गई लगभग डबल 66,441 रुपीज हो गई, यानी जो 66,441 रुपए हो गई। ये जो एस्टिमेट किया गया है ये एक्चुअल जस्ट डबल है, इन्फ्लेशन फ्री है, क्योंकि ये बेस ईयर प्राइसेस पर है। ये किस पर है? बेस ईयर प्राइसेस पर कैपिटा इनकम निकाला गया है। तो इस तरह से हम देखें तो लगभग 1.7 लगभग इन 2011-12 से लेकर 2023-24 के बीच में, यानी लगभग इन 15 सालों में हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट 1.7 टाइम्स 1.7 गुना प्रति व्यक्ति आय में वास्तविक वृद्धि दर्ज की गई है। ओके, अब हम करंट प्राइसेस पर देख लें। करंट प्राइसेस का मतलब क्या हो गया कि जो 2011-12 में जीडीपी जिस रेट पर निकाली थी उस रेट पर निकाल ली, और आज हम जो हमारी मार्केट
बढ़ चुकी है। तो आपके लिए ये डेटा भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, एग्जाम में या तो ये पूछा जाएगा या तो ये पूछा जाएगा, और कंफ्यूज नहीं होना है। यानी बेस ईयर प्राइस पर आज हमारी पर कैपिटा इनकम 66,441 रुपीज है, और करंट प्राइसेस पर या मार्केट प्राइस पर हमारी पर कैपिटा इनकम 1,42,565 रुपीज है। ओके, आगे चलते हैं। सेक्टर वाइज जो हमारी ग्रोथ है इकोनॉमी की, सेक्टर वाइज ग्रोथ क्या है कि सेक्टर वाइज शेयर, ओके, इन ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी जो जीवीए है, जीवीए में सेक्टर वाइज क्या कंट्रीब्यूशन है, सेक्टर वाइज क्या जो शेयर है। इसका मतलब ये हो गया, मैं समझाता हूं आपको कि सपोज कर लीजिए हमारे मध्य प्रदेश का जीवीए है, एमपी का जीवीए है, जीवीए मान लीजिए 100 रुपए है। तो इसका मतलब हो गया प्राइमरी सेक्टर, जैसा मैं आपको अभी पहले बता चुका हूं, प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है एग्रीकल्चर सेक्टर, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, डेयरी फार्मिंग एटसेट्रा। ये जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर को डिफाइन करते हैं कैसे? प्राइमरी सेक्टर उस सेक्टर को कहते हैं जहां से वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है वाया नेचर, थ्रू द नेचर। यानी हम प्रकृति से, प्राकृतिक तौर पर जिन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जब हम प्रकृति से कुछ वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, गेहूं उगाते हैं, दूध उगाते हैं, दूध का उत्पादन करते हैं, हम मत्स्य उत्पादन करते हैं यानी मछली का उत्पादन करते हैं, तो ये जो प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन आर्टिफिशियल प्रोडक्शन नहीं है, ये प्रोडक्शन किसी फैक्ट्री में नहीं किया जा रहा है। ये प्रोडक्शन हमारा हो रहा है कहां से? ये प्रोडक्शन हो रहा है हमारा नेचर से, प्रकृति से, कोई खेत से है, कोई जंगल से है, कोई समुद्र से है। तो ये कहलाता है हमारा प्राइमरी सेक्टर। और प्राइमरी सेक्टर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के जो उत्पाद होते हैं, उन उत्पादों की प्रोसेसिंग करके या उन उत्पादों को मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल करके, उन उत्पादों को इंडस्ट्रीज में यूज करके रॉ मटेरियल के रूप में जब हम कोई उत्पाद बनाते हैं, तो वो उस उत्पाद को हम सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्ट कहते हैं, यानी द्वितीय क्षेत्र का। तो द्वितीय क्षेत्र जो होता है उसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, ये सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री भी कहते हैं। ओके, तो क्या कहते हैं उसे हम? औद्योगिक क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं, इंडस्ट्री का सेक्टर भी, या सेक्टर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड रीमैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है। और इसके बाद होता है टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में जो उत्पाद होते हैं वो वस्तुएं नहीं होती हैं, टर्सरी सेक्टर में सेवाएं होती हैं, सर्विसेज का सेक्टर है टर्सरी सेक्टर। सर्विसेज बोले तो कोई कहे सर्विसेज क्या है भैया, तो सर्विसेज का मतलब होता है बैंकिंग, सर्विसेज का मतलब होता है एजुकेशन। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आई एम प्रोवाइडिंग यू एजुकेशन, आई एम प्रोवाइडिंग यू अ सर्विस, मैं आपको अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूं। ओके, किसी डॉक्टर के पास जाते हो, वो कोई वस्तु का प्रोडक्शन नहीं, वो दवाई नहीं बना रहा है, वो दवाई लिख रहा है सिर्फ। ऐसे इंश्योरेंस का सेक्टर हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गई, इसके अलावा जो टेलीकॉम सेक्टर हो गया, दीज आर द सर्विस सेक्टर एंड दिस इज कॉल्ड टर्सरी सेक्टर। ओके, तो हम देखते हैं कि जीवीए अगर हमारा 100 रुपए है, तो इस 100 रुपए में 33 रुपए हमारे मध्य प्रदेश में, 33 रुपए 2011-12 के प्राइस पर, 2011-12 के जो बेस ईयर प्राइस है उस पर 33 रुपए 85 पैसे हमारा जो है वो प्राइमरी सेक्टर से आता था। 27 रुपए 9 पैसे हमारा 27 रुपए 27.9 पैसे जो रुपए हैं वो आता था हमारा सेकेंडरी सेक्टर से, और 39.06 रुपीज ये आता था टर्सरी सेक्टर से हमारा। अगर इसी को हम जो करंट प्राइसेस पर देखें तो करंट प्राइसेस पर क्या हो जाता है? करंट प्राइसेस पर हो जाता है कि 45.53 रुपीज आता है हमारा प्राइमरी सेक्टर से। यानी
ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी सेक्टर का हमारी जीवीए में, यानी मध्य प्रदेश की जो जीवीए है, ग्रॉस वैल्यू एडेड है, उसमें कितना योगदान है, तो आप बोलोगे 45.53% का। ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद सेकेंडरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है। सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ओनली 18.47% है और टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 36% है। ओके, यानी अब इस तरह दो प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न बन सकता है कि मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो आप बोलोगे 45.53%। और अगर पूछा जाए कि सबसे कम कंट्रीब्यूशन किसका है, तो आप बोलोगे इंडस्ट्रियल सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर का। और अगर ये पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या है, तो आप बोलोगे 36%। ये जो तीन डेटा है, ये तीन डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको राइट डाउन कर लीजिए। प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 45.53 है, सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 18.47% है, टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 36% है हमारी इकोनॉमी में। अब सेक्टर वाइज ग्रोथ की अगर हम बात करें, अगर हम ये बात करें कि हमारे जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें पिछले साल की तुलना में, पिछला साल का मतलब हो गया 23-24 की तुलना में कितना परसेंट, देखिए 23-24 का तो बता ही रहा हूं, ये पिछला साल हो जाएगा इस केस में 2022-23 की तुलना में क्या ग्रोथ आई। ऐसे समझ लीजिए कि 2022-23 में अगर प्राइमरी सेक्टर में 100 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन किया गया, तो अगले साल वो बढ़कर 103.4 करोड़ रुपए हो गया। तो अब क्या बोलोगे कि प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ रेट 3.4% है। इस तरह से सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ रेट 7.4% है और इस तरह से टर्शियरी सेक्टर की ग्रोथ रेट 6.9% है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण डेटा है एग्जाम के लिए। ओके, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में सबसे अधिक ग्रोथ किसकी है। तो जैसा आप जानते हो, जैसे पिछले डेटा में मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे कम है हमारी इकोनॉमी में। तो क्या प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा? सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है कि सेकेंडरी सेक्टर का, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ाया जाए और मध्य प्रदेश को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप किया जाए। ओके, नए नए उद्योग लगे और मेड इन इंडिया के साथ साथ मेड इन मध्य प्रदेश भी आगे बढ़े। और इसीलिए यहां पर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आंकड़ा दिखाई दे रहा है, ये डेटा दिखाई दे रहा है कि मध्य प्रदेश में सबसे तेजी से ग्रो करने वाला सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर है। इस बात का आप ध्यान रखना। ओके, कि प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ रेट 3.4% है, सेकेंडरी सेक्टर का ग्रोथ रेट 7.4% है और टर्शियरी सेक्टर का ग्रोथ रेट 6.9% है भाई मेरे। ठीक है, तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां कुछ चीजें और बता देता हूं मैं आपको कि जो प्राइमरी सेक्टर का 3.4% की ग्रोथ रेट है, यह लगभग फिक्स है। मतलब हम बहुत बहुत अधिक कोशिश कर लें तो ये मैक्सिमम 4% हो सकता है। इससे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर को जितना ग्रो करना था ऑलमोस्ट वो ग्रो कर चुका है। ओके, सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, अगर हम द्वितीयक क्षेत्र की बात करें, तो हमारे मध्य प्रदेश में सेकेंडरी सेक्टर के ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हम हर एक जिले में इंडस्ट्रियल हब डेवलप कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं, लोगों को रोजगार दे सकते हैं, लोगों को काम दे सकते हैं, मध्य प्रदेश से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रोथ ज्यादा है, तो वहाँ ज्यादा दिखाई दे रहा है। और एक अफसोस की बात यह है कि जो टर्शियरी सेक्टर है, तृतीय क्षेत्र है, टर्शियरी सेक्टर का ग्रोथ रेट हमारे मध्य प्रदेश में सबसे कम है। मतलब सबसे कम का मतलब बहुत कम है। 6.9% की ग्रोथ रेट टर्शियरी सेक्टर के हिसाब से सही नहीं है। ये खींच के लगभग 11% तक ले जाई जा सकती है। यानी जो टर्शियरी सेक्टर है, बैंकिंग की सर्विसेज हो गई, इंश्योरेंस की सर्विसेज हो गई, एजुकेशन की सर्विसेज हो गई, मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इसमें भी बहुत स्कोप है।
इस चीज को और अधिक एक्सपैंड किया जा सकता है, इस चीज को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। तो सरकार को चाहिए कि सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ के साथ साथ वो टर्सरी सेक्टर की ग्रोथ को भी प्रमोट करे। ओके, तो ये हुआ हमारा आज का क्लास। और जैसा मैंने आप कहा था कि इसी में वीडियो लंबा हो गया है, शायद आपको क्लास समझ में आई हो। अगर क्लास की सारी बातें आपको समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। और कोई भी टॉपिक जो आपको कंफ्यूजिंग लगा हो, जो आपको समझ में ना आया हो, वो टॉपिक को फिर से जानना चाहते हो, स्पेसिफिक उस टॉपिक को जानना चाहते हो कि भाई ये क्लियर कर दीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपकी हर तरह की क्वेरी को हम अगले वीडियो के माध्यम से क्लियर कर सकें। एक और जरूरी सूचना मैं आपको देना चाहता हूं कि आगामी 20 नवंबर से हम एक नया बैच लॉन्च करने जा रहे हैं एमपीपीएससी का। ये बैच ऑफलाइन बैच होगा, यानी क्लासरूम का बैच होगा। और इस बैच की जो फीस रखी है वो ओनली 25,000 रुपीज़ रखी गई है। ये 25,000 रुपये भी आपको 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करने हैं। इस 25,000 रुपये में हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, बेहतरीन जो फैकल्टीज हैं, बेहतरीन जो अध्यापक हैं, उन अध्यापकों के जरिए हम आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करवाएंगे। पूरे 10 यूनिट को कंप्लीट कराया जाएगा। और इसके साथ साथ मॉक टेस्ट भी होंगे, स्पेसिफिक बहुत बेहतरीन मॉक टेस्ट तैयार किए गए हैं संस्थान के द्वारा। तो इससे आप अपनी जो स्टडी है उसमें क्या प्रोग्रेस है उसको भी आप इवेलुएट कर सकते हो, उसको भी आप एग्जामिन कर सकते हो। तो अगर आपकी कुछ ऐसी इच्छा हो तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए नीचे दिए गए नंबर पर। और अगर आप नहीं आना चाहते हैं तो अपने किसी भाई बंधु या जो जो भी इस कोर्स में इंटरेस्टेड हो आप उनको अवश्य बताएं। जो भी पहले 20 बच्चे इस 20 तारीख को एडमिशन के लिए एनरोल करते हैं उनको फीस में जो 25,000 रुपीज़ की फीस है उस फीस में हम 20% का डिस्काउंट देंगे, उसमें 20% का डिस्काउंट भी देंगे। तो ये हमारी आने वाली